के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे थे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से। सिद्धार्थ जी, एक सवाल मैंने अपनी ओपनिंग में भी कहा था कि द एक्सपेरिमेंट बॉय, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्सपेरिमेंट बॉय हैं, क्या है ये? वो जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप केंद्र में काम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं और एक पद पे आप हैं और दो राज्यों के प्रभारी भी हैं, प्रवक्ता हैं, सब कुछ उन्होंने बताया, और आप उत्तर प्रदेश में आके विधानसभा का क्यों चुनाव लड़ने आ गए? और स्वाभाविक है उनका प्रश्न इस दिशा में था कि जो होता है वो लोकसभा जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं, उस दिशा में क्योंकि एक उस तरफ का नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स का ना। मैंने उनको ये कहा कि मैं मोदी जी का एक एक्सपेरिमेंट बॉय हूँ और एक्सपेरिमेंट मोदी जी इसलिए कर रहे हैं और इस क्षेत्र में कर रहे हैं क्योंकि ये जो विधानसभा है ये भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के नाम पे जानी हुई है शहर पश्चिमी, क्योंकि अतीक अहमद ऐसे लोगों का उसमें वहीं से जीतते रहे हैं। और मोदी जी देख रहे हैं कि जो जाति के आधार पे मेरी कोई मतलब, लोग कहते हैं ना उत्तर प्रदेश जाति के आधार पे बटा हुआ है, तो मेरी जो कौम जाति है उसके आधार पे मेरे पास वोट नहीं है, वहां पे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है वहां पे, तो ना मैं गुंडागर्दी में मैं कोई मुझे मेडल मिला हुआ है, ना मेरे को भ्रष्टाचार पे मिला हुआ है, ना मेरे पास जाति है कोई। तो उसके बाद भी जब मोदी जी ने भेजा है तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने भेजा है कि इस माहौल में और इस समीकरण के अंदर मेरा जो एक्सपेरिमेंट बॉय वो जीतता है कि नहीं जीतता। कहीं वो जीतता है तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि आने वाले समय में मोदी जी पूरे उत्तर प्रदेश में यही एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं रिप्रेजेंट किसी चीज को करता हूं, वो ये करता हूं कि मैं विकास ला सकता हूं, मैं ये करता हूं कि मैं गुंडागर्दी नहीं कर सकता, मैं ये रिप्रेजेंट करता हूं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, तो मैं कहीं यहां पे दिल्ली से लाके वो जीतता हूं। तो मोदी जी मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा है और मुझे खुशी है कि मैं जीता हूं। आने वाले 2019 के अंदर यही मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगाने जा रही है। चलिए, बहुत खूब। अखिलेश यादव के भी आपने जिक्र किया था। अखिलेश यादव बार बार ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बांटने का काम किया है, चाहे वो गाय और भैंस के बीच में बांटा हो, हिंदू मुसलमान के बीच में बांटा हो, या फिर उनका कहना है कि किसानों के बीच में भी अपने आप बांट दिया है कि लघु और सीमांत के किसान के बीच में। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास? देखिए, बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अखिलेश यादव जी से खाली इतना ही कहूंगा, कृपा करके अपने अंदर भी झांक लें, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन, और वो कर ले तो उनको आंसर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। क्या आपने एक विशेष जाति और एक विशेष धर्म के लिए, समुदाय के लिए क्या किया है? और फिर कहीं आपको उसका उत्तर सही मिल जाएगा दिल पे हाथ रखने के बाद, तो हमसे फिर प्रश्न पूछ लेंगे कि सबका साथ सबका विकास क्या होता है। उसका फिर मैं उत्तर देने को पूरी तरीके से अखिलेश जी के सामने बैठ के उनको चाय पिलाते हुए दूंगा। मगर अखिलेश जी पहले अपने गिरबान में जरा एक झांके और फिर हमसे ये प्रश्न पूछे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास कर रहा है। उसका एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो जेई होता है ना, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, वहां पे जो बच्चे जो रिकॉर्ड है ना मरते जाए हैं, वो उन परिवार में मरते हैं जो सबसे गरीब हैं, और सबसे गरीब दुर्भाग्यपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर वो अल्पसंख्यक समाज है जिसके आप लोग वोट मांगते हो। और वहां के बच्चे जो मरते हैं, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि जो इम्यूनाइजेशन जो रेट है वो 55% है, और मेरे जैसा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर और सिद्धार्थनाथ सिंह आकर उस दिशा में काम कर रहा है कि 90 लाख बच्चों को इंजेक्शन लग जाए क्योंकि वो मरे ना, और ये पहले से प्रिवेंशन कर रहे हैं। आप उन लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? कहीं आप ही को यही चिंता होती तो आप भी कर लेते, और ये भी देख लेते कि ये जो दूसरे गरीब हैं वो दलित समाज से आते हैं, जो मर रहे हैं बच्चे, उनकी तरफ कर लेते। तो जब आप ये सब नहीं करते तो आपको ये हक नहीं बनता हम पे ये प्रश्न करने का, क्योंकि हम दिल से कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, चाहे जिस समाज का हो या जिस धर्म का हो, सबके लिए सरकार का रवैया एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। कानून व्यवस्था की अगर बात करें, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ मुद्दे उठा रहे थे उसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत जोर शोर से उन्होंने उछाला था। आज इतने दिन बन जाने के बाद सरकार भी कानून व्यवस्था में कोई बहुत सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, आप 70 दिन की सरकार है और आप बोले इतने दिन हो गए। जो लोग बैठे रहे 5-5 साल, उन्होंने जवाब आज तक नहीं दिया।
मगर मैंने पहले भी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक हमें व्यवस्था मिली है, वो व्यवस्था के अंदर जो मिली है वो विरासत में है, और वहां पे जो लोगों की पोस्टिंग्स हुई है, जो रवैया रहा है, जो देखा गया है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, मेरे खुद के डिपार्टमेंट में वो इतनी जर्जर है कि उसके बारे में बयान करें तो बड़ी कठिनाई होती है। और उन लोगों, मगर हमें उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, कोई बाहर से तो लाएंगे नहीं, और उन्हीं को समझाना भी है, ठीक भी करना है, कड़ाई भी करनी है, हर चीज करनी है, और उस दिशा में हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। ऊपर लेवल को देखिए आप, वहां पे बड़ी कठिनाई थी पुलिस में, वहां पे किस प्रकार से चीजों को सही करते गए हैं, चाहे वो एसपी लेवल हो, आज डीएसपी लेवल तक ही चले गए हैं। मगर जो नीचे है, आज भी कुछ पोस्टिंग्स जो है, जो कि पोस्टिंग्स मेरिट पे नहीं हुई थी, और उसका कारण यह है मेरिट पे नहीं हुए थे, यहां थाने बिके हैं, बोली लगी है। जहां पे थाने बिके और बोली लगेगी, वहां पे वही लोग जब बैठे रहेंगे तो उनके काम का तरीका भी वही रहेगा। मगर हम उसको ठीक कर रहे हैं, एंड तक की आते आते कुछ समय और लगेगा। उन लोगों को हम जब चेंज कर लेंगे तो ये जो कानून व्यवस्था पे है वो उस पर कंट्रोल भी रहेगा। मगर कानून व्यवस्था पे एक मैं और भी मोटी बात कहना है, सहारनपुर का जिक्र बार बार होता है, मगर उसके अंदर आज भी आप देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार ने कोई पक्षपात किया है? बीजेपी के लोगों को एफआईआर दर्ज के नॉन बेलेबल वारंट पे ले गए कि नहीं ले गए हैं? ये हिम्मत इसीलिए दिखाई है और ये करा है क्योंकि हम पक्षपात नहीं करते, और हमें लगता है कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कोई भी होएगा, हमारे घर का भी होएगा, हम उसके साथ वही रवैया करेंगे जो कोई कानून को करना चाहिए। लेकिन योगी जी ने आते ही कहा था कि जब उनकी सरकार आ गई है और अब अपराधी प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे, अब खौफ है उनमें। लेकिन जो पहले 2 महीने के अगर आंकड़ों पे गौर करें हम, तो करीब 60 से ज्यादा डकैतियां हैं, 750 हत्याएं हो चुकी है, और करीब 800 से ज्यादा ये आप कहां से फिगर लेकर आए? ये फिगर है पिछले 70 दिनों के। आप मेरे को कहा कि किसके रिकॉर्ड है ये बता दीजिए, फिर मैं जवाब। नहीं, ये हम लोग ने जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च नहीं, आप बताइए ना, सोर्स दे दीजिए। सोर्स जो हम लोग के रिसर्च, आप क्या छोड़ दीजिए। ये एफआईआर, ये यूपी में जो एफआईआर दर्ज हुई है उनके एफआईआर देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, ये आपके पास सोर्स जो है 700 आपने फिगर किसी चीज का दिया है, 750 से ज्यादा, 700 वो फिगर हो नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिगर्स जो कंपाइल करते हैं ये तो राज्य सरकार करती है या नेशनल क्राइम ब्यूरो करता है, दोनों ने किया नहीं है, और उसके अलावा कोई ऑथेंटिक है नहीं। देखिए, जो आपके यहाँ दर्ज हुई है एफआईआर क्राइम की, हत्या की या रेप्स की, ये मैं वो आंकड़े पेश कर रहा हूँ। मैं खाली इतना कहूंगा, मैं इसमें भागने की कोशिश भी नहीं करूंगा, मगर मैं वो फिगर्स लेने को तैयार हूं आपसे जो कि ऑथेंटिक और सही हो। और मुझे ये कह दे एक चैनल कि मैंने हर थाने के एफआईआर्स को कंपाइल कर लिया है और ये फिगर में लेकर आया, तो थोड़ा सा मैं इसको पचाने में मुश्किल पाता हूं। अब मेरी आप बात सुन लीजिए, और मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स करके दूंगा। मुझे नहीं लगता ये फिगर सही है। जब भी कहीं एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है तो ये शुभ संकेत है। एफआईआर तो दर्ज ही नहीं हो रही थी क्योंकि वो उस जाति का था या उस धर्म समुदाय का था। पुलिस को तो डर था, उसको आदेश था कि करना नहीं, मार पड़ जाएगी तुम्हें। आज कहीं दर्ज हो रही है तो बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि कितने को गुंडा एक्ट के अंदर फिगर आते, तो मजा इसमें आता आपसे बात करने में, और आपके पास है नहीं। गुंडा एक्ट के अंदर कितने को हम लोगों ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और थोड़ा सा कहीं होता तो आज का ही पेपर उठा लेते, उसके अंदर थोड़े बहुत है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों ने कितने की चार्जशीट्स खोल दी हैं जो बंद करे हुए थे, कितनों को गुंडा एक्ट के अंदर डाल दिया है, और क्या क्या कितनों को जो कि निष्पक्ष होते हुए उनको नॉन बेलेबल वारंट में डाल दिया है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का है। तो उतना मैं समझता, तो उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कानून व्यवस्था पे किस तरह नखेल खींची जाए। नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से आप चिंता नहीं करिए। आप 70 दिन की सरकार से पूछ रहे हैं, मैं पता नहीं क्यों नहीं आपने 1825 दिन की सरकार से ये पूछा था। नहीं, उनसे भी सवाल हुए थे, पता नहीं क्या जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इसीलिए जनता ने शायद आपको चुना है। हम अपने काम पे बहुत पकड़ के काम कर रहे हैं और रिजल्ट आप देखेंगे।
और बहुत बड़ा मुद्दा था अवैध बूचड़खानों का। अवैध बूचड़खानों की अगर बात करें तो एक खास समुदाय के लोग ही उससे प्रभावित हुए। विपक्ष एक आरोप ये भी आप पे लगाता है कि खास तौर से टारगेट किया गया एक अल्पसंख्यक समुदाय को अवैध बूचड़खाने। विपक्ष की एक गलतफहमी है। ये जो व्यापार है इसमें 70% जो काम करते हैं वो बहुसंख्यक लोग हैं। कुछ है नाम लग जाता है, वो आ जाता है कि अल्पसंख्यक इसको चलाते हैं, मगर ऐसा है नहीं। आप जितने भी बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स भी देखेंगे वो भी जी बिल्कुल यही आरोप क्योंकि मेरे पास तो मैंने ये सिचुएशन को मैंने ही हैंडल करा है। यहां तक कि इनका ये जो एसोसिएशन है उसके भी जो जनरल सेक्रेटरी वो भी हिंदू हैं, सबरवाल साहब हैं। तो अब इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, और जो ये खाने वाले हैं वो अधिकांश जो खाते हैं वो खाने वाले जो हैं वो दलित समाज के हैं या किसी और समाज के हैं, वो भी हिंदू हो जाते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करना बंद करें। विषय ये है कि कुछ चीज अवैध है, अवैध चीज को उत्तर प्रदेश के अंदर बंद होना जरूरी है, चाहे वो बुचर खाने हो, चाहे वो बालू की माफिया चलता हो या भू माफिया चलता हो, या कोई भी चीज जो अवैध है उसको बंद होना ही पड़ेगा। और रास्ता हमने कहा है कि आप वैध चीज करो, वैध करने के लिए लाइसेंस लो। आज ही मेरे पास 2 बड़े एक्सपोर्टर्स आए थे और आज बोला कि सिद्धार्थ जी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अब हम लोग बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, हमें टेंशन भी नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने लाइसेंस मिलता है, वो वैध चीज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मानकों को फॉलो कर रहे हैं, एनजीटी के मानकों कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत हो सकता है, एक टेम्पररी फेज आता है। लोगों ने डिमोनेटाइजेशन पे भी बड़ा बोला था, एक टेम्पररी फेज आता था, आज सब भूल गए हैं। वो 2 महीने लगे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आज सब लोग चल रहे हैं, मगर अच्छा चल रहा है, बैंकों के पास पैसे हैं, एक जो आपका जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, तो देश को फायदा ही मिल रहा है। तो इसी तरह बुचर खाने भी जो है वैध चलेंगे तो आपको टैक्स ज्यादा अच्छा मिलेगा, आपको जो एक्सपोर्ट है उसका क्रेडिट अच्छा मिलेगा, और आपको सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं जो थी या जो स्वच्छता जो नहीं मिल रही थी, उससे बीमारियां हो रही थी, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। स्वच्छता की भी आपने बात की है कि अभी जो नेशनल हेल्थ इंडेक्स आया था उसमें यूपी के करीब 52 ऐसे शहर थे जो अंतिम 100 के पायदान में आए थे। क्या कितना गंभीर है योगी सरकार स्वच्छता को लेके, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने स्वच्छता के साथ की थी, लेकिन जैसे खुले में शौच एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है 31 दिसंबर तक की 30 डिस्ट्रिक्ट ओडीएफ कर देंगे हम लोग ने डिक्लेयर कर रखा है कि अक्टूबर 2018 2 अक्टूबर तक की पूरा उत्तर प्रदेश ओडीएफ कर देंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरे मंत्रालय में, और हम लोग जहां जहां जाते हैं हर मंत्री को कहा गया अपने प्रभार स्टेट में जाओगे सबसे पहला काम करोगे स्वच्छता का। मैं 9 तारीख को मेरठ जा रहा हूं, आप भी वो देख सकते हैं। चलिए, बहुत से मुद्दे हैं लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है तो आखिरी सवाल आपसे लूंगा। आखिरी सवाल यह है कि लालू यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन वो कराएंगे। क्या 2019 के चुनाव में इसका कुछ असर बीजेपी के पर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है, मगर उनका निर्णय है, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब अपने अस्तित्व बचाने के लिए वो कुछ भी कर ले, उनको मुबारक है। वो राजनीति है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हमें पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सकारात्मक कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में उतर के काम कर रहे हैं, और जो सरकार ये करेगी उसको वोट पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है राजनीति का, उसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो होता है वो अब बदल गया है, और वो है विकास। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह जी। अगले कार्यक्रम में फिर किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।